अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट लेक्चर को लेबर के हवाले से। लेबर में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सेकंड हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोडक्टिविटी एंड व्हाट इज एफिशिएंसी। थर्ड हम डिस्कस करेंगे पेमेंट मेथड्स। माइक्स ऑफ कीजिएगा प्लीज। पेमेंट मेथड्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंसेंटिव प्लान्स। जिसके अंदर हाई पे रेट, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, शेयर इंसेंटिव प्लान्स और लास्ट में बोनस प्लान। और जो जनरल एंट्रीज हमने पढ़ी थी एक दफा उसको दोबारा रिवाइज भी करें। ये छोटा सा चैप्टर है आपका लेबर का। लर्निंग कर्व हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस पोर्शन का पहला हिस्सा जो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले व्हाट इज प्रोडक्शन एंड व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। ये दोनों वर्ड सेम नहीं है। हमारे 4 क्वेश्चंस रह गए थे सर, उनको डिस्कस नहीं करेंगे? कौन से क्वेश्चन रह गए जी? सर मटेरियल के असाइनमेंट के जो लास्ट 39 टू 41 क्वेश्चन थे जी ठीक है, वो भी कर लेते हैं पहले। इस समय फिर ये कर ले, फिर सेकंड पोर्शन में वो भी कर लेते हैं। ठीक है जी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, देखिए प्रोडक्शन हर वो चीज है जो वॉल्यूम में होती है, यूनिट्स में होती है, यानी विच इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। यानी मेजरेबल यूनिट जो है उसका वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम किसी फॉर्म में भी हो सकता है, लीटर्स में भी हो सकता है, केजीज में भी हो सकता है, टन्स में भी हो सकता है, उसको हम देते हैं प्रोडक्शन। लेकिन व्हाट इज अ प्रोडक्टिविटी? बेसिकली प्रोडक्टिविटी इज अ efficiency of employee measured on the basis of output, on the basis of output। यानी जो उसने प्रोडक्शन दी है, जो उसने वॉल्यूम अटेन किया है, उस वॉल्यूम में जरूरी नहीं है कि प्रोडक्टिविटी बेटर हो। प्रोडक्टिविटी उस वक्त बेटर कंसीडर होती है जब इक्वल टू और ग्रेटर देन 100% हो। यानी अगर आपको एक टास्क दिया जाता है, अगर कोई भी एम्प्लॉय उस टास्क को परफॉर्म कर देता है उस टाइम पीरियड में, उस टाइम फ्रेम में जो उसको डेजिग्नेट किया जाता है, तो हम कहते हैं, नॉर्मल टर्म में कहते हैं, द पर्सन इज एन एफिशिएंट पर्सन बिकॉज ही हैज कंप्लीटेड द टास्क विद इन अ डेजिग्नेटेड टाइम। तो इसी तरीके से अगर वो पर्सन उस स्पेसिफिक टाइम में जितने यूनिट बनाने हैं उससे ज्यादा यूनिट बना लेगा, तो हम कहेंगे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बेटर है, उसकी प्रोडक्टिविटी मोर देन 100% है। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज के एक एम्प्लॉय है, 8 डे उसकी शिफ्ट है, और उसका जो स्टैंडर्ड उसको अलाउ किया गया है, स्टैंडर्ड ये है उसके उसने 20 यूनिट्स बनाने हैं पर आवर।
और एक्चुअल यूनिट्स वो प्रोड्यूस करता है, एक्चुअल प्रोडक्शन वो देता है उस डे में 180 यूनिट्स. So what is the production and what is the productivity? ठीक है. So production यहाँ पर क्लियर है कि उसने चूंकि 180 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो जो प्रोडक्शन हुई है वो 180 है. But what about the productivity? अब प्रोडक्टिविटी के लिए मुझे कैलकुलेट क्या करना है? सबसे पहले कि उसका टारगेट क्या था. ठीक है. प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या थी. अब मुझे पर आवर नहीं चाहिए, उसने कितने घंटे काम किया. 8 आवर्स, 8 आवर्स किया. ये डेज मैंने गलती से लिखा, 8 आवर्स शिफ्ट है, यानी 8 आवर्स उसने काम किया. तो पर आवर उसको स्टैंडर्ड दिया गया था 20 यूनिट्स. तो इसका मतलब उसके पास टारगेट ये था कि आज के दिन के लिए उसने 160 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं. लेकिन एक्चुअल यूनिट जो उसने मैन्युफैक्चर किए वो ऑब्वियसली इससे ज्यादा है और एक्चुअल यूनिट्स है 180. तो आई कैन से द पर्सन is efficient person and he has generated more productivity. अब प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है एक्चुअल आउटपुट. या आउटपुट का वर्ड इसलिए लिखा जाता है जो भी यूनिट हो उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर लेंगे, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट एट अ गिवन टाइम. स्टैंडर्ड आउटपुट एंड मल्टीप्लाई बाय 100. अब देखिएगा एक्चुअल आउटपुट हमारी कितनी है 180, स्टैंडर्ड आउटपुट 160 into 100. ठीक है. अब अगर इसको कैलकुलेट करें 18/16 परसेंटेज लें इसका, विच इज 112.5%. याद रखिएगा कि जब भी कोई पर्सन उन यूनिट से ज्यादा यूनिट बनाएगा जो उसको बेसिकली डेजिग्नेट किए गए हैं तो नेचुरली वो पर्सन एफिशिएंट भी होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी. सो मैंने भी बताया कि एनीथिंग ग्रेटर देन 100 डेफिनेटली इज अ गुड साइन फॉर अ कंपनी. तो उसने 112.5% प्रोडक्टिविटी दी. इससे ऑलवेज यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी. ठीक है. अब कैसे कम होगी जरा इसको भी देखते हैं. अब दो पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. अब इसी फर्दर एलेबोरेट कर रहा हूं. अब हम अज्यूम करते हैं कि सेम सिनेरियो में मिस्टर ए ने 160 यूनिट्स बनाए और मिस्टर बी ने 180 यूनिट्स बनाए. अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करूं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर कॉस्ट पर यूनिट उसको कितनी पे करनी पड़ रही है. ठीक है. अज्यूमिंग रेट पर आवर जो है वो 80 रुपीज है, ₹80. तो इसका मतलब ए की अर्निंग जो है वो भी 80 into 20 होगी और बी की अर्निंग भी 80 into 20 ये होगी क्योंकि दोनों ने 8 आवर्स की ड्यूटी की है. तो ए की अर्निंग जो है ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए को उसने पे किया है कंपनी ने 8 into 80 640 रुपीज. ठीक है. 640 पे किया और उसने 160 यूनिट्स तैयार करके दिए. इसका मतलब है कि उसकी यूनिट कॉस्ट जो कंपनी को पड़ रही है वो 4 पर यूनिट है. लेकिन अगर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बी की अर्निंग भी 640 है लेकिन बी ने 180 यूनिट प्रोड्यूस करके दिए. तो डेफिनेटली अगर यहां कैलकुलेट करें 64/18 तो यूनिट कॉस्ट वाज डिक्लाइन टू ₹3.56. 3.55 सर जी 56 पर यूनिट अगर राउंडिंग करते हैं. ठीक है. तो याद रखिएगा जहां प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कंपनी के लिए ज्यादा फायदा है कि उसके यूनिट कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी. लेकिन इसके साथ साथ एक नेक्स्ट पॉइंट में मैंने वर्ड यूज किया एफिशिएंसी. देखिए एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन में एक ही चीज है. अगर मैं एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करूं तो तब भी आंसर इसी सिनेरियो में 112.5% आएगा. सिर्फ फर्क ये होता है कि एफिशिएंसी इज अ मेजर जो कि आप अप्लाई करते हो इनपुट पर.
इनपुट हमारी ऑर्स होती है लेबर में, और आउटपुट हमारी यूनिट्स होती है, जो भी यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो। एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए आप ऑर्स की तरफ जाएंगे, और इसके लिए हम फार्मूला नॉर्मली यूज करते हैं स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। यहां स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि जो उसने एक्चुअल यूनिट बनाई है उसके लिए कितना टाइम लगना चाहिए था। ठीक है, अब जरा इसी एग्जांपल में कंटिन्यू करते हैं और देखिएगा कि बी को हमने स्टैंडर्ड दिया था 20 यूनिट्स पर आवर, और उसने एक्चुअल प्रोडक्शन की है 180। ये मैं बी की बात कर रहा हूं, 180। तो इट मींस कि उसने 180 यूनिट्स में, अगर ये कहूं कि कितने आवर्स में बनाने चाहिए थे, तो 9 आवर्स में उसको 180 यूनिट बनाने चाहिए थे। दिस इज स्टैंडर्ड टाइम। और एक्चुअल टाइम उसने लिया 8 आवर्स, जो 8 आवर्स की शिफ्ट है। अगर आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर 112.5% ही आएगा। याद रखिएगा कि जो भी आपका प्रोडक्टिविटी हो या एफिशिएंसी हो, उसमें आंसर में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन इतनी चीज ख्याल करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो प्रोडक्टिविटी मांग रहा है तो आपने कैलकुलेशन आउटपुट पर बेस करनी है, आपकी कैलकुलेशन आउटपुट पर बेस होनी चाहिए। और अगर एफिशिएंसी है तो इनपुट पर बेस करनी चाहिए, हालांकि आंसर में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, तो अगर एफिशिएंसी 112.5% है और तो प्रोडक्टिविटी भी 112.5% है। जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा भी था कि एफिश प्रोडक्टिविटी इज एन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। ये भी एफिशिएंसी होती है, लेकिन इसको मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट रादर देन बेसिस ऑफ इनपुट। सिर्फ इसमें फर्क ही है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 की तरफ आते हैं, पेमेंट मेथड। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्रीज में नॉर्मली जो पेमेंट है that is based on, labor payment is based on two things. One is based hourly based, जो कि इस एग्जांपल में भी लिया कि हमने 80 रुपीज पर आवर पे कर रहे हैं, तो ये hourly based है। और समटाइम कुछ ऑर्गेनाइजेशन किसी डिपार्टमेंट में आपकी पीस रेट बेसिस पर भी चल रही हो। ये अक्सर जो पैकिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर आप hourly बेस पर पे करने की बजाय प्रेफर करते हैं कि आप पीस रेट बेसिस पर उसको पेमेंट करें। सिर्फ से दोनों में फर्क क्या है कि अगर आपका आवरली बेस्ड होगा तो आपने पर आवर उसको पेमेंट करनी है, और इसके लिए सैलरीज निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर। इसको रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेजेस आ जाएंगी। लेकिन अगर पीस रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पीस रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पीस रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्चुअल आवर्स नहीं लोगे, एक्चुअल यूनिट्स लोगे, कितने यूनिट उसने प्रोड्यूस किए हैं, इनटू रेट पर यूनिट होता है, यानी रेट पर पीस जिसको कह लें वो गिवन होता है। नंबर ऑफ पीसेस उसने कितने बनाए हैं और उसको पर पीस रेट आप क्या पे कर रहे हैं, उससे जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ कैलकुलेशन। पेमेंट बेस्ड है या पीस बेस्ड है, आवरली बेस्ड है या पीस बेस्ड, ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा और उसके मुताबिक हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो एग्जामिनेशन में वैसे तो इसमें क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन अगर आता है तो ज्यादा यहां से आता है आपका इंसेंटिव प्लान में। देखिए इंसेंटिव प्लान होता क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं नेक्स्ट आपके साथ बोर्ड शेयर कर रहा हूं। इंसेंटिव प्लान्स, जब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहेंगे, यानी लेबर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन क्रिएट नहीं करेंगे। और मोटिवेशन सिर्फ क्रिएट होती है थ्रू इंसेंटिव्स, थ्रू गिविंग अ बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज। कि अगर आप बेनिफिट उठा रहे हैं, जैसे अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा उसने 112.5% जो है वो एफिशिएंसी दी है, और लेकिन उसका सारा एडवांटेज किसने लिया है, एम्प्लॉय ने। तो ये लॉन्ग रन में
पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर जो है वो डीमोटिवेशनल इफेक्ट आने की वजह से प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन भी हो सकती है। इस वजह से इंसेंटिव प्लान्स को हम प्रेफर करते हैं कि हम इंसेंटिव प्लान्स जो है वो इंप्लीमेंट करें। इंसेंटिव प्लान के थ्रू आप जो बेनिफिट कंपनी अर्न कर रही होती है उसका कुछ पोर्शन जो है वो ट्रांसफर कर देती है एम्प्लॉइज को, और कुछ बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉय को भी मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये मैं हर जगह पे कैलकुलेट करूंगा, ये मैं खासतौर पर रेड कलर में लिख रहा हूँ। याद रखिएगा, वो इंसेंटिव प्लान बेस्ट इंसेंटिव प्लान है जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों बेनिफिट में रहे, यानी वेयर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय both will benefit, both will benefit। अच्छा, अब अगर दोनों में से किसी एक को फायदा मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा, तो याद रखिएगा वो इंसेंटिव प्लान कभी भी इंसेंटिव प्लान नहीं कहला सकता, या वो इफेक्टिव इंसेंटिव प्लान नहीं आता। जैसे एग्जामिनेशन में कई दफा वो ये पूछता है कि बताइएगा कि ये इंसेंटिव प्लान हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं डिसीजन मेकिंग में, तो याद रखिएगा फिर आपने ये चीज कैलकुलेट करनी है कि एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है और एम्प्लॉय दोनों को बेनिफिट हो रहा है, और अगर दोनों को बेनिफिट हो रहा है तो यस हम लिख देंगे, रिकमेंड करेंगे कि इंसेंटिव प्लान को हमें इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बेनिफिट को कैसे मेजर करेंगे, तो ये मैं दोनों लिख रहा हूं। एम्प्लॉय जो है इसको मेजर करने के लिए कि इसका बेनिफिट है या नहीं, तो हम इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ अर्निंग। ये लेबर के पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे कि लेबर को जो इफेक्टिव रेट वो ले रहा है, क्या वो इफेक्टिव रेट इंक्रीज हो रहा है या नहीं। अगर वो इफेक्टिव रेट इंक्रीज होगा उसके नॉर्मल रेट से, अब वो रेट पर और भी हो सकता है, रेट पर पीस भी हो सकता है, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि पेमेंट मेथड दो होते हैं, या आवरली बेस्ड या आपकी पीस बेस्ड। तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग जो है वो आपका शुड बी ग्रेटर देन, यानी शुड बी ग्रेटर देन उसका जो लेबर रेट पर और है जो कंपनी पे कर रही है। ये मैं आपको जगह जगह करके दिखाऊंगा, हर प्लान में लेबर रेट पर और। अगर ऐसा हो रहा है तो याद रखिएगा कि एम्प्लॉय जो है डेफिनेटली वो बेनिफिट में है। इसी तरह एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मैंने अभी कैलकुलेट की। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैलकुलेट करेंगे यूनिट लेबर कॉस्ट, यूनिट लेबर कॉस्ट। और याद रखिएगा इफेक्टिव प्लान वो बेटर होता है जहां यूनिट लेबर कॉस्ट विल डिक्लाइन, जहां पर यूनिट लेबर कॉस्ट डिक्लाइन हो रही है। यानी अब मैं ये कह सकता हूं इन कॉम्बिनेशन ऐसा इंसेंटिव प्लान जो एक ही वक्त में इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉय वो भी इंक्रीज करे, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट लेबर कॉस्ट को डिक्लाइन कर दे, दैट इज एन इफेक्टिव इंसेंटिव प्लान। ठीक है, वो सबसे इंसेंटिव वो बेस्ट इंसेंटिव प्लान होता है। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा बोनस प्लान्स। अब बोनस प्लान्स दो होते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल बोनस प्लान। देयर आर लॉट ऑफ इंसेंटिव प्लान्स जो बोनस पर बेस करते हैं। यानी अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट उठा रहा है उसका एक पोर्शन एज अ बोनस जो है वो ट्रांसफर कर रहा है एम्प्लॉय को। ठीक है, अब यहां पर हम कैलकुलेशन में पहला प्लान ले रहे हैं जिसको हम कहते हैं हेस्ले प्रीमियम प्लान। हेस्ले प्रीमियम प्लान, ये नेम से है प्लान, कुछ या आपकी बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन पास पेपर में आप देखोगे, आपके पास आएंगे पेपर में। हेस्ले प्रीमियम प्लान में बोनस की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। हम सिंपल कैलकुलेट करते हैं 50% ऑफ टाइम सेव्ड, कि जितना टाइम लेबर ने सेव किया है इनटू
रेट पर आवर। सर सर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दोनों को एक साथ बेनिफिट कैसे मिल सकता है सर? ये मैं भी करके दिखा रहा हूँ सर अगर हम वीकली में करें तो कंपनी के फेवर में नहीं होगा सर, अगर डेली करें तो फिर एम्प्लॉय के फेवर में होगा। नहीं, अभी आपको करके दिखा तो दोनों बेनिफिट होंगे, क्यों नहीं होंगे? अभी देखे तो सही, ठीक है, 1 मिनट दे दी मुझे, अभी हो जाता है, ठीक है। तो हैसले प्रीमियम प्लान मैं डिस्कस कर रहा हूँ 50% ऑफ टाइम सेव, और इसके लिए मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल 1 के साथ साथ मैं लिखूंगा इसका नाम, हैसले प्लान, हैसले। अब सारा डाटा लेते हैं और मैं डाटा इस तरह लूंगा कि 2 एम्प्लॉइज हैं, एक एम्प्लॉय जो है वो बोनस में फॉल कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं डाटा में लिखता हूं कि स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, दैट इज 10 मिनट्स। ठीक है जी। अच्छा, अब मिस्टर ए वर्कड 6 आवर्स, मिस्टर ए ने 6 घंटे काम किया है एंड प्रोड्यूस्ड 30 यूनिट्स। मिस्टर बी ने वर्क किया है 5 आवर्स और इसने भी प्रोड्यूस किए हैं, इसने 36 ले लेते हैं, 36 यूनिट प्रोड्यूस किए। अच्छा, सबसे पहले तो हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे कि हैसले प्रीमियम प्लान कैसे अप्लाई किया जाएगा, फिर दूसरे स्टेप पे आऊंगा कि ये इफेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं, ठीक है। जो अभी आपका एक क्वेश्चन था, तो उसकी तरफ आते हैं। यहां से मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं जी। अगर हम रेट पर आवर जो है, यहां मैं लिख देता हूं, वो लिखा नहीं मैंने क्वेश्चन में, रेट पर आवर हम 80 रुपीज ही रखते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था, ₹80। ओके, अब जरा आएगा मिस्टर ए और मिस्टर बी की जरा वेजेस बनाते हैं। बेसिक पे, यानी उसकी बेसिक पे क्या है। मिस्टर ए ने 6 आवर्स वर्क किया और 80 रुपीज पर आवर हम उसको पे कर रहे हैं। इट मीन्स कि उसकी जो बेसिक वेज है वो 480 हो गई। लेकिन मिस्टर बी ने चूंकि 5 आवर्स काम किया है और उसका भी रेट तो 80 रुपीज है, तो 5 इंटू 80 400 रुपीज मिस्टर बी ने अर्न की। और ये नेचुरली कम और ज्यादा क्यों है, क्योंकि उन्होंने आवर्स कम किया है और रेट हम जो पे कर रहे हैं वो पर पीस नहीं, पर रेट पर आवर पे कर रहे हैं। जो ज्यादा घंटे काम करेगा उसको ज्यादा सैलरी। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट में मूव करेंगे बोनस। अब बोनस के लिए ऑब्वियसली मुझे वर्किंग बनानी है, वर्किंग नंबर 1, और ये मेरी कंप्लीट हो जाएगी। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं वर्किंग 1, ठीक है। पहले मुझे चाहिए टाइम अलाउड कितना था, टाइम अलाउड, ठीक। और ये दोनों का कैलकुलेट करूंगा, ए का भी और बी का भी। पहले ए को लेते हैं। देखिए, ए ने 30 यूनिट प्रोड्यूस किए, इसको देख रहे हैं आप, 30 यूनिट प्रोड्यूस किए, और उसके लिए स्टैंडर्ड ये था, स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम था कि 10 मिनट्स में उसने 1 यूनिट बनाना है। यानी अगर वो 30 यूनिट बना रहा है और 10 मिनट उसको लेने चाहिए 1 यूनिट को बनाने के लिए, अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो डेफिनेटली डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। उसको ये काम कंप्लीट करना चाहिए था 5 आवर्स में। 30 इंटू 10 300 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 5। इसी तरह बी की कैलकुलेशन करते हैं। बी ने टोटल यूनिट बनाए 36, यानी 36 यूनिट बनाए। हर यूनिट में उसको 10 मिनट्स टाइम लेना चाहिए था, डिवाइडेड बाय आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 पे डिवाइड कर दिया, तो 6 आवर्स। ये टाइम अलाउड है। अब जरा देखते हैं ए के पॉइंट से, क्या ए को बोनस मिलना चाहिए या नहीं।
ए ने जो टाइम टेकन है, इसी से आगे ले रहा हूं, टाइम टेकन, इसने कितना टाइम लिया, ए ने 6 आवर्स और बी ने कितना टाइम लिया, 5 आवर्स। ठीक है, एज पर क्वेश्चन यू कैन सी अबव इन द क्वेश्चन, ए ने 6 आवर्स लिए और बी ने 5 आवर्स लिए। तो अब यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा टाइम सेव्ड। ए ने कोई टाइम सेव नहीं किया बल्कि उसने एक्स्ट्रा टाइम लिया है, तो मैं कह सकता हूं ए इज एन इनएफिशिएंट पर्सन। लेकिन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने जो काम 6 आवर्स में होने वाला था उसने उसको 5 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, 1 आवर उसने सेव कर लिया। इट मींस अब हेजले प्रीमियम के तहत बोनस जो है वो सिर्फ किसको मिलेगा, बी को, बोनस टू बी। और कितना बोनस होगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड, यानी 0.5 आवर्स उसको बोनस मिलेगा, इनटू रेट पर आवर 80, यानी 40 रुपीज उसका बोनस आ जाएगा। तो ये बोनस की अमाउंट जो है मैं इस वर्किंग में लाऊंगा, ए को कोई बोनस नहीं मिल रहा और बी को 40 रुपीज बोनस मिल रहा है। अब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग 480 रुपीज है और बी ने अर्निंग की है 440 रुपीज। ठीक है, इसको हम लिखेंगे ग्रॉस पे। इग्नोर द डिडक्शंस, क्योंकि हमने कैलकुलेशन इसी पे करनी है, डिडक्शन होगी तो उसका इस प्लान से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ओके, अब मैं उस चीज की तरफ आता हूं जो आपसे डिस्कस की, कि इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करेंगे और यूनिट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या कैलकुलेट करना है जी, अभी हमारा डिस्कशन हुई थी इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट। और इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा, इफेक्टिव रेट निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि उस एम्प्लॉय ने अर्निंग कितनी की है, जिसको हम ग्रॉस पे कह सकते हैं, जितनी ग्रॉस पे है वो उसकी अर्निंग है, और डिवाइड कर देंगे कितने आवर्स उसने एक्चुअल काम किया है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। यानी उसको सैलरी कितने घंटों की, ये जो अर्निंग है उसने कितने कितने आवर्स में अर्न की है, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कीजिएगा। ए की ग्रॉस वेजेस है 480 डिवाइडेड बाय कितने आवर्स उसने काम किया, ए ने 6 आवर्स, 480 को 6 पे डिवाइड कर दें तो ₹80 ही आता है। ठीक है, और अगर आप ए के पॉइंट से देखें, चूंकि ए ने बोनस अर्न नहीं किया तो उसका इफेक्टिव रेट उतना ही है जितना उसका लेबर रेट है। लेकिन बी के पॉइंट से देखते हैं, बी की अर्निंग कम है 440, लेकिन कम होने के साथ ये भी माइंड में रखेगा कि उसने ये अर्निंग सिर्फ 5 आवर्स में की है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये ₹88 बन रहा है। तो चूंकि बी अर्न कर रहा है, तो अब क्या बी बेनिफिट लिया या नहीं, ये इस चीज से मेजर करेंगे कि इसका इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग जो है वो लेबर रेट से ज्यादा है। लेबर रेट 80 है और वो अर्न कर रहा है 88 पर आवर, तो डेफिनेटली एम्प्लॉय विल बेनिफिट, एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है। अब जरा एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा था यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जी ए की कैलकुलेशन करते हैं। ए को हमने ए को कितनी अमाउंट पे की, अब मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं कि ए को हमने 480 रुपीज पे की है, लेकिन उसने इन रिटर्न हमें 30 यूनिट प्रोड्यूस करके दिए। इसका मतलब कि हमें कॉस्ट पड़ रही है ₹16 पर यूनिट, ये हमें कॉस्ट पे करनी पड़ रही है एम्प्लॉय की। ठीक है, ये लेबर कॉस्ट है सिर्फ। इसी तरह बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बी को हम पे कर रहे हैं 440, लेकिन उसके अगेंस्ट उसने 36 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करके दिए। अगर इसको कैलकुलेट करें, 440 डिवाइडेड बाय 36 विच इज 12.22 पर यूनिट। अब जरा इसको एक और तरीके से देखते हैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मिस्टर ए जो है, चूंकि उसको
बोनस नहीं मिल रहा क्योंकि उस पर हैसले बोनस प्लान एप्लीकेबल नहीं हो रहा, इस वजह से उसकी अर्निंग भी कम है और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट भी हाई है। और मिस्टर बी पर एप्लीकेबल हो रहा है ये प्लान, जिस पर एप्लीकेबल होगा डेफिनेटली यू विल सी कि उसका इफेक्टिव अर्निंग भी बढ़ेगी, यानी एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदा हो गया और एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडवांटेज ये हो गया कि यूनिट कॉस्ट कम हो गई। तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस प्लान शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो प्लान होता है हैसले या जितने भी अभी हम पढ़ेंगे, इन तमाम में अगर आप कैलकुलेशन करें, ये क्वेश्चन में तब करनी है जिस वक्त एग्जामिनर आपसे कहेगा, अदरवाइज नहीं करनी। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जब भी कोई आप प्लान अप्लाई करते हो, अगर ये कम नहीं हो रहा, यानी इसको बेनिफिट नहीं हो रहा या कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा, तो आप कभी भी ये रिकमेंड नहीं करोगे कि इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो अभी आपका क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पर आपको दे दिया कि आपका यूनिट कॉस्ट भी यानी सॉरी अर्निंग पर रेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ यूनिट कॉस्ट डिक्रीज। ठीक है जी, ये सर मेरा एक पहला क्वेश्चन प्लान था। जी जी प्लीज। सर, ये जो बी के एक सर जो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझ आ गई सर, जो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बी की कैलकुलेशन की है, इसको आपने किसके साथ कंपेयर किया है और आपने डिसाइड किया कि डिक्लाइन? क्योंकि अगर इसको ए के साथ कंपेयर करेंगे, ए ने तो 6 घंटे काम किया है और बी ने 5 घंटे काम किया, तो उनको आपस में तो कंपेयर नहीं कर सकते। बी को किस चीज के साथ कंपेयर करेंगे? क्यों नहीं कर सकते कंपेयर? हाउ कैन यू से? आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हो, कॉस्ट पर यूनिट चाहे एक दिन की निकालो, एक महीने की निकालो, एक साल की निकालो, वो कॉस्ट पर यूनिट है। इट डजंट मैटर कि 6 घंटे काम किए या 5 घंटे काम किए। ठीक है, ये तो आप लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हो, चाहे मैं 10 घंटे पे निकालूं चाहे 50 घंटे पे निकालूं, और इसको कंपेयर भी करूं तो तब भी सेम है, बिकॉज मैं पर यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं, उनका यूनिट इक्वल हो चुका है। तो हाउ कैन यू से कि हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते? ये बिल्कुल कंपेयर हो सकता है। ठीक है, और ए और बी को मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं कैसे बताऊंगा कि जी कि ये बेहतर है या नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली मैं ये कहता हूं कि अगर मैं प्लान नहीं देता तो 16 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट होती, और अगर मैं उसको प्लान दूंगा तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। ठीक है, मैं एक और तरीके से इसको एक और मीनिंग में भी समझा देता हूं। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी छोड़ दें, अगर हम एक एग्जांपल और लें इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों के ऑड्स भी इक्वल कर दूं, एक ही पर्सन है, अगर इंसेंटिव प्लान होगा तो उसकी अर्निंग क्या होगी, अगर नहीं होगा तो अर्निंग क्या होगी, तो मैं वो भी कैलकुलेट कर लेता हूं। बी की तरफ आइएगा, बी की ही कैलकुलेशन ले रहा हूं, सिर्फ बी की। ठीक है, अब मिस्टर बी के पॉइंट से देखते हैं। मैं अगर मिस्टर बी को बोनस मिलता है वो तो ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुकी है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मिस्टर बी को बोनस नहीं मिल रहा, यानी नो बोनस इज एप्लीकेबल, यानी बोनस प्लान है ही नहीं, इज एप्लीकेबल, तो फिर बी की अर्निंग क्या होगी? सिर्फ बी की मैं बात कर रहा हूं, आप ए को नहीं ला रहा। ए की कैलकुलेशन करें, बी की, उसको सिर्फ बेसिक रेट मिलेगा और उसने 5 आवर्स काम किए तो उसकी अर्निंग जो होगी 5 इंटू 80 रुपीज विच इज इक्वल टू 400। अब अगर मैं यहां पर उसका इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करता हूं, इफेक्टिव रेट, तो वो तो 80 ही आएगा। कैसे? 400 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 80। और अगर मैं लेबर कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट निकालता हूं लेबर की, तो यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी कि जितनी मैं लेबर पे कर रहा हूं डिवाइडेड बाय जितने यूनिट उसने मुझे प्रोड्यूस करके दिए 36। अब जरा कैलकुलेशन कीजिएगा, 400 डिवाइडेड बाय 36, सो 11.11, 11.11। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा यहां पर, अब अगर मैं इसके पॉइंट से देखता हूं कि मिस्टर बी के पॉइंट से, कि अगर मिस्टर बी को प्लान नहीं है तो जो लेबर कॉस्ट पर यूनिट है वो कम होगी, लेकिन ये भी याद रखिएगा इंसेंटिव प्लान की वजह से उसने 36 यूनिट बनाए। अगर इंसेंटिव प्लान आप नहीं दोगे तो शायद 36 यूनिट नहीं बनाएगा, क्योंकि इंसेंटिव का मकसद ही ये होता है कि जब भी किसी को आप इंसेंटिव देते हो वो और मेहनत करता है और ज्यादा आउटपुट लेता है। तो सेम डेटा से अगर मैं लूंगा तो यहाँ यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, तो इस पॉइंट से बिल्कुल मैं कहूंगा कि यूनिट इस प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पॉइंट से ये मेरी यूनिट कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, लेकिन
आपने जब भी कंपैरिजन करना होता है तो इस तरह करते हो कि 1% इनएफिशिएंट है और 1% एफिशिएंट है, तब जाकर आप देख सकते हो यूनिट कॉस्ट सेम होगी। इवन अगर आपके 3 एम्प्लॉइज हैं ए बी सी और तीनों के तीनों एम्प्लॉइज पर आपका ये बोनस अप्लाई हो रहा है, बोनस एप्लीकेबल है, तो जरूरी नहीं है कि तीनों की यूनिट कॉस्ट सेम हो सकता है इसमें से सी की यूनिट कॉस्ट सबसे हाई हो और ए की यूनिट कॉस्ट सबसे लो हो। रीजन, जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा उसकी यूनिट कॉस्ट सबसे कम होगी, जो कम एफिशिएंट होगा वो आपकी हाई होगी। तो ये बेसिकली कंपैरिजन एक क्वेश्चन के वर्डिंग के मुताबिक हम करते हैं, पर वो जैसे क्वेश्चन होगा उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। अब मैं सेकंड प्लान की तरफ आऊंगा। सर ये बात समझ नई नहीं आई स्लाइड ले रहा हूं जी। सर। एक दूसरे के साथ कंपैरिजन देखें सर, एक मिनट सर, मुझे पता कुछ भी नहीं है, मैं वैसे एक आइडिया लगा रहा हूँ, ठीक है। तो सर ये देखें ना, देखिए 480 यूनिट्स हैं, उसके हमने अकॉर्डिंग टू 6 आवर्स लिए हैं, ठीक है, और दूसरे के हमने 5 आवर्स के अकॉर्डिंगली लिए हैं। तो कॉमन सेंस की बात है सर, अगर वो उससे तो रेट डिफरेंट ही आएगा। तो इनको आपस में अगर एक चीज को उसी के साथ कंपेयर करेंगे, एनालिसिस तो तब होगा। अगर मुख्तलिफ चीजों के साथ कंपेयर करके एनालिसिस करेंगे तो वो कैसे होगा? जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर देखें, एक के लिए हमारे पास 6 आवर्स हैं और बी के लिए हमारे पास 5 आवर्स हैं, तो हम उनको आपस में कैसे कंपेयर करें? वो तो ऑब्वियसली उनका आंसर डिफरेंट ही आएगा, क्योंकि उनकी जब डिवाइड डिफरेंट चीज से कर रहे हैं तो आंसर तो डिफरेंट ही आएगा। तो और इंसेंटिव जिसको मिल रहा है उसकी उसकी रेशो, उसका जो एनालिसिस है बगैर इंसेंटिव और इंसेंटिव के साथ करना चाहिए, बजाय कि एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। आप मेरा ख्याल है कॉस्टिंग अपनी लिख लें तो ज्यादा बेटर है। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, ये देखिएगा। 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं? मुझे पहले इस सवाल का जवाब दे दें, यस और नो। जी सर बताइए। पता नहीं सर, कर लें सर। नहीं, क्यों? लॉजिक बताइए ना मुझे। लॉजिक ये है सर ना कि मुझे दोनों नहीं समझ चार्टर्ड आ रहा। अकाउंटेंट्स हैं। ठीक हो गया, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ओके फाइन। एज, चार्टर्ड अकाउंटेंट ए जो है वो, उसका एग्रीमेंट होता है कि मैं आप 1,50,000 हम सैलरी देंगे आपको, लेकिन आपने 8 आवर्स ड्यूटी देनी है। मिस्टर बी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके साथ एग्रीमेंट होता है कि अब 120,000 हम आपको सैलरी देंगे, लेकिन आप 6 आवर्स काम करना है। मुझे बताओ, मैं ए और बी को कंपेयर कर सकता हूँ? जी बताइए। सर मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते। 100% कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। मैं अगर ये क्वेश्चन करता हूं, किसकी अर्निंग ज्यादा है, हु अर्न्स मोर? ठीक है, तो आप ये नहीं देखोगे कि ए 150 ले रहा है उसकी अर्निंग ज्यादा, नो। ए 150 अर्न कर रहा है 8 आवर्स में और बी 120 अर्न कर रहा है 6 आवर्स में। इसकी अर्निंग पर मंथ पर यानी पर जो और है वो अर्निंग जो है वो कितनी? कर सकते हैं सर, अभी समझ आ गई, कर सकते हैं। ठीक है, एक की आ जाएगी 18.75, दूसरे की 20। जी ठीक है, बताइए। अब इसको यही उसके मैं साथ आपको सर, आप समझ आए, यही पॉइंट मैं आपको वहां समझा रहा हूँ। सर अब ठीक है, इसके उसके आप साथ लिंक करें ना तो। किसी भी चीज को पर यूनिट में या पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, देन यू कैन कंपेयर, यू कैन कंपेयर। ठीक है, अब मेरी बात समझे या कि नहीं? सर यहाँ पे तो हम उसको पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे किस में कन्वर्ट करें, जरा वहाँ पे बता दें। हाँ जी, वहां पे भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, वहां पर ए की अर्निंग जो है ना, ए की अर्निंग कितनी आई थी आपकी? अब पिछली स्लाइड थी मेरे पास, देखना पड़ेगा। ए की अर्निंग थी हमारी 400 रुपीज और बी की अर्निंग थी 4, यानी ए की अर्निंग थी, सॉरी, 480 रुपीज और बी की अर्निंग थी 440 रुपीज, राइट? ये ए और बी के सामने लिख रहा हूँ। ए ने जो है ना एक्चुअली काम किया था टोटल 6 आवर्स,